तेज़ चलने पर सांस फूलती थी जो, और जीना भी चढ़ने पर सांस फूलती थी। मतलब अंदर से एक डर बना रहता था कि जो है कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आ जाए कि हम चटकिनी बंद करें दरवाज़ा की और जो है अंदर ही गिर पड़े जो है। तो दरवाज़ा खोल करके ही हम नहाते वहाते थे जो है। 2 साल तक हमने इस चीज़ को किसी को नहीं बताया। उसके बाद से अचानक एक दिन हम ऑफिस आए थे और चक्कर आ करके हम गिर गए। मेरा नाम राम बहादुर यादव है। हम यही गोमती नगर के विभूति खंड सरस्वतीपुरम गांव में निवास करते हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। हमको 2019 में कोरोना के लक्षण हुए थे। एक कमरे में रहने लगे और उसी के बाद से जो है प्रॉब्लम बढ़ने लगी। इस तरीके से प्रॉब्लम बढ़ी कि सांस लेना मुश्किल हो जा रहा था। जो वीकनेस आई वो लगातार वीकनेस जो है बनी रहती थी और उसी की वजह से जो है हमको सांस फूलने लगे, या मतलब ज़्यादा तेज़ चल नहीं पाते थे। योगा वोगा करते थे जैसे झुक करके या नीचे झुक करके या उठक बैठक कुछ भी जो है, क्योंकि देहाती पृष्ठभूमि पे हम लोग रहे तो कुछ ये नहीं लगता था कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम है भी। तो जब कभी ऐसा होता था तो हम अपना ठिठक जाते थे। यहाँ तक कि एक मंजिल भी जीना जो है, स्टैंड हमारा अंडरग्राउंड है, वहाँ से हम ऊपर तक आते थे। तो 2-3 बार ऐसा हुआ बीच बीच में कि लगा कि यार हाँ सांस फूल रही है, तो वहीं हम खड़े हो जाते थे। तो लोग कहते भी थे भाई क्या बात है, क्यों खड़े हो गए हो। 2 साल तक हमने इस चीज़ को किसी को नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे जब ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी तो हम अपने घर में बताया कि ये हमको प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद से अचानक एक दिन हम ऑफिस आए थे, शक्ति भवन से स्लोप पे चढ़ रहे थे और चक्कर आ करके हम गिर गए। तो यहाँ लोग चूँकि ऑफिस के सब लोग परिचित के थे तो उन लोगों ने उठा करके हमको हॉस्पिटल ले गए, टूटी को वगैरह किया और ECG वगैरह, और कहा कि आपकी वाल चेंज की जाएगी। लेकिन हम लोगों को ये लगा कि अचानक ऐसे कैसे वाल चेंज करा देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम स्वरूप। मैं इस हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हूँ इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी। इस हॉस्पिटल में हम DNB प्रोग्राम भी रन करते हैं और आई एम वर्किंग विद द अदर 4 एसोसिएट कंसल्टेंट एंड आई एम हेडिंग द स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशन इन दिस हॉस्पिटल। देखिए, हार्ट वाल्व की जब हम बात करते हैं तो हृदय की जो वाल्व का काम होता है, वो हृदय के वाल्व जो होते हैं वो हार्ट के ब्लड को एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में डालने का काम करते हैं। तो इस प्रकार 4 वाल्व होते हैं: माइट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, एओर्टिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व। जिसमें से अगर हम बात करें कि सबसे इम्पॉर्टेंट वाल्व कौन सा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट वाल्व जो होता है वो एओर्टिक वाल्व होता है, क्योंकि एओर्टिक वाल्व ही ऐसा वाल्व है जो हृदय के ब्लड को सारे शरीर में, सारे ऑर्गन्स में ब्लड प्रोवाइड करने का काम करता है। तो जब हृदय के मुख्य वाल्व यानी कि एओर्टिक वाल्व में सिकुड़न आ जाती है, उस बीमारी को हम लोग एओर्टिक स्टेनोसिस कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हार्ट का जो ये वाल्व होता है, हृदय के थ्रू बॉडी के सारे हिस्सों में ब्लड की सप्लाई करता है। यही जो ब्लड होता है ये हृदय की कोरोनरी आर्टरी में भी ब्लड जाता है। तो जब ये वाल्व सिकुड़ जाता है तो बॉडी के सारे ऑर्गन्स में ब्लड मिलना जो है वो कम होने लगता है, जिससे सबसे पहले प्रभावित हमारा ब्रेन होता है, जिसकी वजह से कई बार हमें चक्कर आना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स होते हैं, जिससे पेशेंट ये कंप्लेंट करता है कि मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो मुझे बहुत जल्दी थकान हो जाती है। इसके अलावा ये पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि जब भी मैं चलता हूँ मेरी सांस फूलने लगती है, क्योंकि हृदय के मुख्य वाल्व में सिकुड़न की वजह से हृदय सारा ब्लड जो है वो जितना हृदय को देना चाहिए शरीर को काम करने के लिए वो नहीं दे सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़राब जो एस्पेक्ट है एओर्टिक स्टेनोसिस का, कई बार ऐसे व्यक्तियों में सडन कार्डियक अरेस्ट का भी खतरा बढ़ जाता है। देखिए, जब कभी हम एओर्टिक स्टेनोसिस को सस्पिशन करते हैं या उनके पेशेंट के सिम्टम्स के साथ हमें ऐसा लगता है कि इस पेशेंट को एओर्टिक वाल स्टेनोसिस हो सकती है, तो ऐसे मरीजों में कुछ शुरुआती जांचों की ज़रूरत पड़ती है। वो शुरुआती जांचें हैं, हम पेशेंट्स की ECG कराते हैं, जिसमें हमको इस बात की एक शंका मिलती है कि ECG में इस तरीके के चेंजेस हो सकते हैं। यदि हम कन्फर्मेशन की बात करें तो एकोकार्डियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जिसको कराने से हमें वाल्व की जानकारी मिलती है, और एकोकार्डियोग्राफी टेस्ट से हम एओर्टिक स्टेनोसिस का पता लगा सकते हैं, उसकी सीवियरिटी का पता लगा सकते हैं कि वो कितना सीवियर है, वो कितने, उसके जो वाल्व के एरियाज़ हैं वो कितने हैं, दूसरे वाल्व की क्या कंडीशन है, हार्ट की पंपिंग की क्या स्थिति है। ये सारी चीज़ों को हम एकोकार्डियोग्राफी से कई बार असेस करते हैं। किसी भी प्रकार का जो सर्जरी है ये हमेशा से एक ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट को बाईपास सर्जरी से गुजारना, उनको जनरल एनेस्थीसिया में उस प्रोसीजर को करना,
उसके बाद से उनके रिकवरी टाइम की एक्सपेक्टेशन जो कि सामान्यतया मिनिमम 7 से 10 दिन या मैक्सिमम कुछ लोगों को 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं, इन सारी प्रक्रियाओं से सर्जिकल वाल्व वाले पेशेंट्स को गुजरना पड़ता है। डेफिनेट सी बात है कि सर्जिकल रिस्क जो होता है वो बहुत सारे पेशेंट्स बियर नहीं कर सकते। जो टावी प्रक्रिया है वो एक आधुनिक प्रक्रिया है जो सिर्फ तार के जरिए की जाती है, जिसमें हम पेशेंट को किसी भी प्रकार की जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते हैं, जिसमें सीने पे कोई भी स्कार नहीं होता। ऐसे मरीजों को हम लोग टावी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। जब भी हम टावी प्रक्रिया को प्लान करते हैं तो उसके पहले हमें कुछ बेसिक टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे कि ईसीजी, एको और इसके साथ साथ एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी और सीटी एऑर्टोग्राफी, जिसमें हम लोग इस बात का अध्ययन करते हैं कि उनकी पैरों से लेके हृदय के मेन वाल्व तक के रास्ते इस प्रक्रिया को करने के लिए उपयुक्त हैं या उपयुक्त नहीं है। जब भी अगर हम इस प्रक्रिया की बात करें तो इस प्रक्रिया में सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया दी जाती है। तार के जरिए पैरों की जो नसें आर्टरी होती हैं, जिसको हम फीमोरल आर्टरी कहते हैं, उसके थ्रू हम हृदय के पास पहुंचते हैं। जो वाल्व सिकुड़ा होता है उसको हम एक तार के जरिए क्रॉस करते हैं। एक गुब्बारे से जब हम उस सिकुड़े हुए वाल्व को फुलाते हैं तो वो एक स्पेस बनती है जिसमें हम लोग उस पुराने वाल्व के अंदर एक नए वाल्व को डिप्लॉय कर सकते हैं। जब भी हम नए वाल्व को डिप्लॉय करते हैं तो वो पुराने वाल्व को क्रश कर देता है और पुराना वाल्व नए वाल्व के पीछे प्लास्टर हो जाता है या चिपक जाता है और वो पूरी तरीके से नए वाल्व की फंक्शनिंग शुरू हो जाती है और यह तुरंत होती है जैसे ही हम इस प्रक्रिया को करते हैं। तो ये प्रक्रिया नॉर्मली 40 मिनट से लेके 1 से सवा घंटे के अंदर की होती है। तो ये बहुत ही सुलभ, बहुत ही साधारण प्रक्रिया है और इस तरीके की प्रक्रिया इसी चीज़ को रख के ध्यान में बनाई गई है कि हम हाई सर्जिकल रिस्क ऐसे पेशेंट जो बहुत ओल्ड एज के हैं उनको हम मिनिमम स्ट्रेस में किस तरीके से वाल्व को बदल सकते हैं। अगले दिन हम पेशेंट्स को पूरी तरीके से नॉर्मल कर सकते हैं। पेशेंट चलने फिरने शुरू कर देता है और बमुश्किल 24 से 48 घंटे में हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। देखिए कि मैं अपने इस अगर मरीज की हिस्ट्री के बारे में बात करूं जिसका हम लोगों ने कुछ दिन पहले टावी किया था, वो पेशेंट एक एक्टिव लाइफ स्टाइल वाले पेशेंट थे जो सीढ़ियों पे चढ़ते हुए जो है वो बेहोश हो गए और उनको इमरजेंसी में ले आया गया। जब हमने उनको देखा तो बात ये पता चली कि उनको बहुत दिन से चलने फिरने में दिक्कतें हो रही थी, जिसको वो एक कमज़ोरी मान के जो है वो समझ रहे थे कि मेरे को एक जनरल कमज़ोरी है और ये समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो उसका टर्मिनेशन जो है उनकी बेहोशी के रूप में हुआ और वो हॉस्पिटल में आए। जब हमने उनकी शुरुआती जांचें करी तो हमें पता चला कि उनकी हार्ट की जो मेन वाल्व है वो सिकुड़ी हुई है, जिसको एआर्टिक स्टेनोसिस कहते हैं। तो उन पेशेंट्स को हमने सारी चीज़ों के बारे में बताया। वो उनका परिवार इस टावी प्रक्रिया के लिए रेडी हुआ। आज वो पेशेंट इस प्रक्रिया के बाद पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, अपनी सारी लाइफ स्टाइल को एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं। वो और उनका परिवार पूरी तरीके से खुश है। नहीं, टावी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी पहले से जो है। ये तो डॉक्टर साहब ने ही पहले बताई कि हाँ ये इस स्थिति से, और कंप्यूटर पे उन्होंने दिखाया भी कि ऐसे ऐसे करके हम करेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वो टावी के जब ऑपरेशन हुआ है उस दिन तो चूँकि पहले ऑपरेशन हो रहा था तो बेहोश तो नहीं थे, जानकारी लग रही थी कि हाँ कोई ऑपरेशन इधर से ले जा रहे हैं, एक पैर की तरफ से जो है बैलून ले गए या मतलब क्या ले गए हैं ये नहीं जान हो रहा था और कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हमारा ऑपरेशन होने के बाद दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने हमसे कहा था कि आप उठ के चलिए। दूसरे दिन फिर डिस्चार्ज कर दिया और कहा आप जाइए घर पे दवाइयाँ खाइए और ऐसे करके फिर 15 दिन के बाद आइए दिखाइएगा जो है। तो अच्छा अनुभव रहा मतलब टावी का, और टावी विधि अच्छी विधि है। जो किसी भी प्रकार की टावी करने के बाद हम लोग किसी भी पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के रिस्ट्रिक्शंस नहीं बताते। यही इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा फ़ायदा है और यही इस प्रक्रिया की ब्यूटी है कि पेशेंट को किसी अगले भी दिन से हम किसी भी प्रकार का कोई भी मॉनिटरिंग, एक्टिव मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने सारे काम को अगले दिन से परफॉर्म कर सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि आप किस समस्या को जो है वो गंभीरता से लेना चाहिए। यदि आपको चलने फिरने में कोई सीने में दर्द हो, यदि आपकी सांस बहुत कम चलने में या मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी में फूलने लगे, यदि आपको लगातार चक्कर आ रहे हैं या कभी आप जो है बेहोश हो चुके हैं या आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, ऐसी कोई भी समस्या
यदि आप फील करते हैं तो ज़रूर आपको अपने निकटतम कार्डियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। हृदय की बीमारियों को ठीक करने का एकमात्र तरीका है कि हम उसको कितनी जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी बीमारी को जल्दी डायग्नोस करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। तो इसलिए आप अपने किसी भी सिम्टम को नेगलेक्ट ना करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे सभी सारे सिम्टम्स हृदय की बीमारियों की तरफ संकेत करते हैं। तो ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ट्रीटमेंट ज़रूरी है।